दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ बुद्धिज्म इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC ये मैंने वीडियो बनाया था, जिसको कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उसको देखें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक हमारे देश में, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, कि बहुत सारे रिलीजन, सेक्ट्स, आस्तिक और नास्तिक, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बताए थे, ये पैदा हुए खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो रिलीजन था वो था बुद्धिज़्म, और इसके बाद में जैनिज़्म, और उसके बाद में आजीविका। ये सभी आस्तिक रिलीजन या धर्म कहते हैं। नास्तिक में मैंने इसको नास्तिक कहते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका को नास्तिक कहते हैं, और हिंदू फिलॉसफी और रिलीजन के बारे में जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था उन्हें आस्तिक कहते हैं। हालांकि ये जो डिवीज़न है वो सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू फिलॉसफी में भी जो खट दर्शन है उसमें बहुत सारे जो फिलॉसफी हैं, खास करके वैशेषिक, सांख्य, ये इसको हम नास्तिक ही कहेंगे। लेकिन फिर भी एक ब्रॉड डिवीज़न है, क्योंकि जो हमारे हिंदू फिलॉसफी में धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते गए, और इसलिए उन्हें आस्तिक कैटेगरी में रखा गया। और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविका और चारवाक का थ्योरी, जो मेटेरियलिस्टिक थ्योरी है, उसको नास्तिक कैटेगरी में रखा गया है। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे वो है राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड इट्स फिलॉसफी एंड रिलीजियस, जो इसके कंटूर हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और 6ठी क्लास से आप लोग पढ़ते रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब हम कंटिन्यूटी में पढ़ा रहे हैं तो इसे भी हम अपने लेक्चर का हिस्सा माने। तो दोस्तों, जो राइज ऑफ बुद्धिज़्म या जैनिज़्म या आजीविका या 62 विभिन्न जो संप्रदाय जो हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी या 3री शताब्दी में जो पैदा हुआ, उसके रीज़न क्या थे, उसके कारण क्या थे, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको लिखना होगा। तो पहला कारण ये था यूज ऑफ आयरन एक्सटेंसिवली इन गंगेटिक बेसिन। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आयरन का भरपूर इस्तेमाल होने से जो मिडिल गंगेटिक बेसिन है, जो अप टू चंपा, मतलब अभी के ज़माने में भागलपुर कहेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस इलाके में जंगलों को सफाया किया गया, उसे जो ज़मीन को है उसको रिक्लेम किया गया, खेती के लायक ज़मीन बनाया गया। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि खेती जो है वो अब इस्टेब्लिश हो गया है, खेती एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हो गया है। और अब ये जो खेती है वो जो हम वैदिक काल में देखते हैं कि केवल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था, वो अब क्या हो गया है, सरप्लस इकोनॉमी। और दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप देखेंगे कि जब सरप्लस का, किसी भी इकोनॉमी सरप्लस होता है तो सिविलाइजेशन या सभ्यता का उदय वहीं से होता है, जो मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो हमारे देश में, खास करके पूर्वी भारत में, हम क्या देखते हैं, आज के बिहार और यूपी, पंजाब, ये जो पूरा इलाका है, इसमें हम क्या देखते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ। और हमें अंगुत्तर निकाय, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके माध्यम से हमें पता लगा कि उस समय
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में विस्तार से बताया है, और इसके अतिरिक्त ब्राह्मणिकल ग्रंथों से हमें कलिंग के बारे में के बारे में जानकारी मिलती है। 7-8 जो है वो रिपब्लिक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि वज्जी रिपब्लिक जो वैशाली में था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रिपब्लिक था। तो उसके बारे में आप डिटेल में उस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यूज़ ऑफ मेटालिक मनी, जो कॉइन्स का जो इस्तेमाल इस पीरियड में होने लगा वो पहले कभी नहीं हुआ, और इसको बोलते थे निस्क। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, राइज ऑफ सिटीज, बहुत सारे शहरों का उदय हुआ, जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशल, ये बहुत सारे सिटी का उदय हुआ पूर्वी यूपी में और बिहार में। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो था कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बर्न डिवाइडेड सोसाइटी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, जो वैदिक पीरियड का जो हमारा जो वीडियोज है उसको आप देखें तो उसमें हम क्या पाते हैं कि बर्न फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं कि बर्न व्यवस्था समाज में पूरी तरह से स्थापित हो गया है, एक बर्न डिवाइडेड सोसाइटी की स्थापना हुई है, और जिसमें हम क्या देखते हैं कि अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें वैश्य और शूद्र उनकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चर पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो गया, और सब जो टैक्स पेयर था उस जमाने में वो कौन था, वैश्य, जो पीजांट्स का काम करते थे, कैटल रियरिंग का काम करते थे, और ट्रेड का एंड कॉमर्स का काम करते थे। लेकिन जो बर्न हायरार्की था उसमें उनका स्थान तीसरे नंबर पर था। हालांकि उन्हें भी द्विज कहा जाता था, मतलब ट्वाइस बर्न कहा जाता था, लेकिन जो उनको पावर एंड प्रिविलेज होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। दूसरी बात यह थी कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो सिस्टम था उसमें क्या था, कैटल स्लॉटरिंग, माने जानवरों को, पशुओं को बलि देने की प्रथा धड़ल्ले से चल रही थी, और ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक था। क्यों कि उस समय में जब आयरन का इस्तेमाल हुआ तो बुलॉक या हल, जो क्योंकि उस समय में खेती तो हल से ही होते थे, और हल के लिए बुलॉक लगता था, ऑक्स लगता था, तो उसके माध्यम से खेती होती थी। और अगर आप कैटल को ही आप बलि देने लगेंगे तो क्या होगा, कैटल का जो वेल्थ है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके अलावा हम उस पीरियड में क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटी थे, आज की तारीख में जैसे मान लीजिए झारखंड का इलाका या अन्य जो जंगल इन्फेस्टेड एरियाज जहां ट्राइबल्स रहते थे, वो भी धड़ल्ले से कैटल स्लॉटरिंग का काम या बलि प्रथा देने का काम करते थे। तो इससे एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा था। दूसरा, उन्होंने जो बर्न डिवाइडेड सोसाइटी था उसमें धर्मसूत्राज या धर्मशास्त्र जो उन्होंने लिखे थे उसमें क्या बताया था कि सूद लेना या सूद देना ठीक नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो ब्याज की बिना ब्याज के तो या लोन के आप कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्धिज्म का राइज हुआ। बुद्धिज्म का जो उदय हुआ उसके पीछे हम क्या देखते हैं कि वैश्य और शूद्र कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा ताकतवर होना, और उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो उनके व्यापार वाणिज्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए इन कम्युनिटी ने, इन वर्णों ने बढ़ चढ़ करके दान देना शुरू किया, और इस कारण से हम देखते हैं कि इस पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ, और ये पूर्वी भारत में काफ़ी उन इलाकों को पूरी तरह से प्रभावित किया बुद्धिज्म। और एक और फैक्टर था जो आर.एस. शर्मा का ये कहना है, महान इतिहासकार आर.एस. शर्मा, उनका ये कहना है कि रिएक्शन अगेंस्ट न्यू सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर,
जो जिस तरह से धड़ल्ले से सिक्के का प्रचार प्रसार होने लगा, मनी इकोनॉमी होने लगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो गया, लोग जमीन को खरीद सकते थे, बेच सकते थे। इस परिस्थिति में कुछ लोगों को रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था इंग्लैंड में, तो उसके खिलाफ में भी रिएक्शन लोगों को हुआ और उस प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे लोग गांव में चले गए। तो इस तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी बहुत सारे लोग जो है वो जो मनी इकोनॉमी था उसके खिलाफ हो गए, और वो भी एक कारण था राइज ऑफ बुद्धिज्म का, क्योंकि बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म समतामूलक समाज की स्थापना कर रहा था, एसेटिज्म की बात कर रहा था, संन्यास की बात कर रहा था कि आप उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है। तो एक सिंप्लिसिटी की बात कर रहा था और ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। तो ये जो सारे जो हमने 6 पॉइंट जो गिनाए हैं, ये सारे फैक्टर्स थे बुद्धिज्म के राइज होने का, बौद्ध धर्म का। अब दोस्तों, जो इसका जो बेसिक जो है फिलॉसफी, वो क्या है? तो फिलॉसफी पहला है कि बुद्ध ने क्या कहा कि ये जीवन जो है वो दुखमय है, द एग्जिस्टेंस इज इटसेल्फ इज सॉरोफुल। तो पहला तो यह है उनका जो नोबल ट्रुथ है, 4-fold नोबल ट्रुथ, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जीवन जो है वो पूरी तरह से दुखमय है, और इस दुखमय जीवन का जो कारण है वो है डिजायर, इच्छा। और इस डिजायर को अगर हम जीत लेते हैं, इफ वी कंकर द डिजायर, देन निर्वाण कैन बी अटेंड। निर्वाण की तरफ, निर्वाण मतलब साल्वेशन या मोक्ष, हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं मोक्ष, साल्वेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। एंड साल्वेशन मीन्स फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो जिसको कि 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। और उन्होंने क्या कहा कि 8 नोबल पाथ या अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने बताया कि डिजायर को या ह्यूमन माइजरी को कैसे हम खत्म करेंगे, तो उसके तरीके भी उन्होंने बताया। और वो तरीका क्या था? पहला, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। ये 8 अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी से बचना चाहिए और एक्सट्रीम लग्जरी से भी बचना चाहिए। मतलब ऑस्टेरिटी और लग्जरी के बीच का मार्ग चुनना चाहिए, और जिसको कि उन्होंने मध्यम मार्ग या अंग्रेजी में मिडिल पाथ कहा, मिडिल वे। तो ये उनके फिलॉसफी का बेसिक अंग है। एक और बात उन्होंने कहा, उन्होंने गॉड को मानने से इनकार कर दिया। जैसे कि आपको मैंने हिंदू फिलॉसफी में बताया था कि उसमें क्या कहा था आदि शंकराचार्य ने, कि एक पर ब्रह्म है जो इस पूरे संसार का नियंत्रण करता है, वो अदृश्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमानेंट है, उसको वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा जीव। मैं कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सब बात आ जाए। जीव मतलब सॉल। तो हिंदू फिलॉसफी में जो अद्वैतवाद है उसमें हम क्या देखते हैं कि जीव भी है और दूसरा क्या है, ब्रह्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर भेद है तो इग्नोरेंस के कारण है, अविद्या के कारण है, माया के कारण है। अगर नॉलेज प्राप्त कर लिया जाए, अगर ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो इस अविद्या को, माया को हटाया जा सकता है, और तब ब्रह्म में और जीव में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उन्होंने
गॉड को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, और ना ही उन्होंने सॉल माने आत्मा उसको भी मानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना आत्मा है बुद्ध धर्म में और ना गॉड है, जिसको कि अद्वैतवाद में ब्रह्म कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि जो मनुष्य जो है वो 5 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। पहला क्या है? फॉर्चून माने धन। दूसरा सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति स्टेटस। तीसरा फैमिली, मतलब आप जानते हैं परिवार। बॉडी, शरीर एंड माइंड मन मस्तिष्क। ये 5 जो फैक्टर हैं वो इससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन दे आर नॉट देयर ट्रू सेल्फ। एक्चुअली में उन्होंने का ये कहना था कि ये दुनिया में ये अपने आप में प्योर नहीं है, और दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, अक्षुण्ण नहीं है, निश्चित नहीं है। नथिंग इज सेल्फ। तो जीव भी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने जो कंसेप्ट था वो अनात्मा, मतलब आत्मा और उसके विपरीत अनात्मा। अनात्मा का अंग्रेजी बोलेंगे नो सेल्फ। तो उन्होंने अनात्मा का थ्योरी डेवलप किया, और वो अनात्मा क्या था, उसके 5 उन्होंने एग्रीगेट बताए कि उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। पहला फिजिकल फॉर्म्स, मतलब हिंदी में बोलेंगे रूप, हमारा चेहरा मोहरा जो देख रहे हैं। फीलिंग एहसास या सेंसेशन, जिसको कि उन्होंने वेदना कहा। और तीसरा आइडिएशंस, या जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन, या पाली भाषा में सन्ना। और चौथा म्यूचुअल डिस्पोजिशन, मतलब संस्कार। हिंदू फिलॉसफी में भी आपने संस्कार देखा है, जानते हैं। और 5वां कॉन्शसनेस, मतलब पाली में उसको कहते हैं विज्ञान। ये थोड़ा टिपिकल टर्म है। तो ये 5 जो है उन्होंने अनात्मा के इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स बताए, और यहीं पर जो हिंदू फिलॉसफर हैं वो इनका जबरदस्त क्रिटिसाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जब आपने कहा कि 5 एग्रीगेट हैं, और उसके बाद में आपने बौद्ध धर्म ने भी कर्म थ्योरी को माना। कर्म मतलब कॉज एंड इफेक्ट, रिबर्थ का, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जैसे हिंदू फिलॉसफी में है। तो सवाल है कि हाउ कैन ए रिबर्थ टेक प्लेस विदाउट परमानेंट सब्जेक्ट टू बी बॉर्न। अब जब आत्मा है ही नहीं, आप कौन सी चीज है जो रिबॉर्न होगा, कैसे दोबारा पैदा होगा? जब आपने रीइंकारनेशन का थ्योरी जो हिंदू फिलॉसफी में है वो बौद्ध धर्म में भी है, कर्म का भी जो फिलॉसफी जो हिंदू फिलॉसफी में वो बौद्ध धर्म में भी है। कर्म का फिलॉसफी क्या है कि जो पूर्व जन्म में हम जो भी काम करते हैं या जो जो हमने पाप किए या पुण्य किए उसका इस जन्म में हमें उसको भुगतना होगा, और इस जन्म में जो भी हमने कर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, वो अगले जन्म में हमें भुगतना होगा। तो ये है थ्योरी ऑफ कर्म। और रीइंकारनेशन मतलब अवतरण, मतलब जब आत्मा खत्म हो जाती है या जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद में वो पुनः दोबारा दूसरे जन्म में पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड रीइंकारनेशन। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में तो ठीक है कि उन्होंने कहा कि आत्मा होता है और जब आदमी मरता है तो उसकी आत्मा अजर, और आपने संस्कृत के श्लोक भी देखे हैं कि जिसमें कहा कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो कभी मरता नहीं है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जब उसका काया पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है, जब वो तो शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, ये बहुत बड़ा डाइकोटोमी और विरोधाभास है कि जब आपने कहा कि 5 एग्रीगेट जो है वो है नो सेल्फ का, 5 एग्रीगेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो ठीक है, इस जन्म के लिए तो ठीक है। आपने कहा कि नो सेल्फ, तो नो सेल्फ अगर है
तो सवाल उठता है कि कर्म का थ्योरी कैसे होगा, कोई आदमी दोबारा कैसे पैदा होगा। व्हेन हाउ कैन ए रीबर्थ टेक्स प्लेस विदाउट परमानेंट सब्जेक्ट टू बी बॉर्न। जब आत्मा है ही नहीं तो हाउ ए पर्सन विल बी रिबॉर्न। तो इसके बारे में बहुत सारे जो हिंदू फिलोसफर हैं वो बुद्धिस्टों पर जबरदस्त आक्रमण करते रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, और इसको सही ढंग से एक्सप्लेनेशन बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं दे पाए। तो बाद में उन्होंने एक एनालॉजी मतलब समानता किया कि जिस तरह से आग जलता रहता है और आग के जो क्वालिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसमें जो फ्लेम होता है उसमें आप देखेंगे कि कभी पीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। तो उसी तरह से जो बॉडी हमारा जो रीइंकार्नेशन होता है या मरने के बाद में जब हम पैदा होते हैं दोबारा पुनर्जन्म में, तो उसी कारण से ऐसा होता है। तो दिस इज नॉट ए सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन गिवन बाय बुद्धिस्ट फिलोसफर्स। भिक्षुओं के लिए उन्होंने पांच जो है ना प्रिसेप्ट बताए महात्मा बुद्ध ने। वो क्या क्या था कि किसी भी लिविंग वस्तु को, लिविंग चीज को या जो जीवित है उसको किल नहीं करें, मारे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उतना ही लें समाज से जितनी आपकी आवश्यकता है, टेकिंग व्हाट यू वांट। और तीसरा, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से परहेज करने के लिए उन्होंने नियम बनाए। और चौथा कि झूठ बोलने से उन्होंने साफ मना किया कि कोई भी बौद्ध भिक्षु है वो झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले। और पांचवा, किसी प्रकार का ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करे, मैंने नशापत्ती का सेवन नहीं करे, चाहे वो भांग का ही क्यों ना हो। तो ये 5 कंडक्ट जो है ना उन्होंने भिक्षुओं के लिए बताए। अब रूप जानते हैं आप, फिजिकल फॉर्मेशन, हमारा जो शरीर है, चेहरा मोहरा सिंपल भाषा में। दूसरा, फीलिंग या सेंसेशन, कोई भी चीज छूने पर हम सेंसेशन अनुभव करते हैं, या वेदना, उन्होंने पाली में उस वर्ड को बोला वेदना। और तीसरा बोला सन्ना, और या इसका ये पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है परसेप्शन। और चौथा है मेंटल डिस्पोजिशन या संस्कार, मेंटल डिस्पोजिशन या संस्कार। और पांचवा है कॉन्शसनेस, मैंने इसको हिंदी में बोलेंगे चेतना, लेकिन पाली में इसको बोलते हैं बिनाना। तो कॉन्शसनेस, एक बात बता दूं कि बुद्धिस्ट ग्रंथ जो है ना, शुरुआत के जो जितने भी हैं सब पाली ग्रंथ में लिखे गए हैं। जो आप जब जैन ग्रंथ देखेंगे तो प्राकृत में लिखे गए हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं सब पाली में लिखे गए हैं, जो उस समय में वो बिहार में और पश्चिमी माने पूर्वी बिहार में ये भाषा चलता था। अभी लगभग ये विलुप्त हो गया है। ये 5 फैक्टर उन्होंने उसके अनात्मा के बताए, और उन्होंने कहा चूंकि जो कर्म थ्योरी है वो हिंदू में भी है और बुद्धिज्म में भी कर्म थ्योरी मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कि जो आप पूर्व जन्म में कोई काम करते हैं, पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, उसका प्रभाव इस जन्म में मिलता है। और इसी तरह से जो पुण्य और पाप या अच्छा काम करते हैं उसका इफेक्ट इस जन्म में भी पड़ता है और साथ साथ आगे वाले जो जन्म होगा आपका उसमें भी पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कर्म, और इसी कर्म से थ्योरी निकला री इनकारनेशन, मतलब द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जब आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से जब आप छुटकारा प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं साल्वेशन, मतलब मोक्ष। खैर, तो जो आपका आंसर था कि इसको समझाने का, तो उन्होंने ये कहा, अब इन्होंने कहा कि जो अनात्मा है, और फिर ये कर्म के थ्योरी भी दिए हैं इन्होंने। तो कर्म की थ्योरी तो हिंदू फिलॉसफी में भी है, संस्कार की फिलॉसफी भी हिंदू में भी है, रीइंकार्नेशन का भी हिंदू फिलॉसफी है। ये जो मेन जो डिफरेंसेज है हिंदू फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, वो है द कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड द कंसेप्ट ऑफ
जीव मतलब सॉल्व। अब सवाल हिंदू फिलोसफर्स ने प्राचीन भारत में यही मुद्दा उठाया उनके साथ में कि क्वेश्चन इज कि हाउ कैन ए रिबर्थ कैन टेक प्लेस विदाउट परमानेंट सब्जेक्ट टू बी बॉर्न। आखिर कौन चीज पैदा होगा? अब हिंदू ने तो कहा कि भाई आत्मा तो अजर अमर है, वो तो कभी मरता ही नहीं है। हेलो, लेकिन यहां पर जो विरोधाभास है इसको हिंदुओं ने जबरदस्त उछाला, तो इसका उन्होंने तोड़ निकाला। और वो तोड़ क्या निकाला कि जिस तरह से एक एनालॉजी समानता दे दिया उन्होंने। हालांकि वो समानता जो है एनालॉजी ज़्यादा मजबूत नहीं था और लोगों को खास करके जो हिंदू फिलोसफर्स थे, बड़े बड़े विद्वान थे, उसको प्रभावित नहीं किया। और वो क्या एनालॉजी था कि जिस तरह से आप आग को जलाते हैं और वो जो आग का जो फ्लेम है वो आपको लगता है कि उसका जो अपीयरेंस है वो अनचेंज रहता है, किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन यदि आप माइन्यूटली देखेंगे तो एवरी मोमेंट उसमें डिफरेंस आता रहता है। एवरी मोमेंट कभी आपको पीला लगेगा, आपको कभी लाल लगेगा। जब उसका तपन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो कलर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो इसी तरह से उन्होंने इस चीज़ को एनालॉजी स्थापित किया कि भले ही यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है, लेकिन ये 5 जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ये सफिशिएंट है दूसरे जन्म में पैदा होने के लिए। बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के क्या कारण थे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्प्रेड, मैंने उसके प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे? अभी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में बुद्धिज्म जो है वो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। माने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और उसके बाद में बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। तो इसका जो व्यापक रूप से जो प्रचार प्रसार हुआ वो क्यों हुआ? इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार क्यों हुआ? अच्छा, इसके पहले मैं 2-3 चीज़ और बता देना चाहता हूँ। बुद्धिज्म का जो आपको पीटी में क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि बुद्धिज्म का 4 काउंसिल हुआ। तो फर्स्ट काउंसिल जो हुआ वो हुआ राजगृह में, जो बिम्बिसार की राजधानी थी और अजातशत्रु की भी। दूसरा सेकंड काउंसिल, ये काउंसिल जो बना मैंने जो आहूत किया गया था, बुलाया गया था ताकि डिस्कशन किया जा सके और जो बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण जो टीनेट्स हैं उसका सही ढंग से व्याख्या किया जा सके, उसको एक जगह इकट्ठा किया जा सके उनको, ताकि लोगों को समझने बूझने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो। तो दूसरा काउंसिल कहां पर आयोजित किया गया था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कश्मीर में। ये पाटलिपुत्र में जो किया गया था वो अशोक के पीरियड में किया गया था। और चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल आहूत किया गया था वो कनिष्क के पीरियड में किया गया था। और यहीं पर कश्मीर में ही जो है बौद्ध धर्म में 2 फार हो गया। और वो क्या था? एक था हीनयान, दूसरा महायान। मैंने अंग्रेजी में लेसर व्हीकल और महायान को बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, ये 2। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र में जो 3rd काउंसिल हुआ था उसके बाद में जो आपको मैंने बताया था कि सम्राट अशोक ने अपना जो पर्सनल धर्म है वो स्वतः बुद्धिस्ट हो गया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भबरू एडिक्ट से। भबरू एडिक्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। जो मेरा पूर्व का वीडियो उसमें देखिए। तो ये जो
अशोक के पीरियड तक ये बुद्धिज्म में इस प्रकार का कोई सिज्म ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन और इसी के पीरियड में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन, मतलब आज की तारीख में श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज की तारीख में सिलोन हीनयान जो है, हीनयान जो बुद्धिस्ट का बौद्ध धर्म का जो सेक्ट है, वो हमें श्रीलंका में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इन जब जगहों में अभी भी मिलता है। और हीनयान जो है, महायान जो है, वो ये कनिष्क के पीरियड में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हीनयान और महायान में अंतर क्या है? तो आप देखेंगे कि हीनयान में महात्मा बुद्ध को उनका कोई मूर्ति नहीं बनाया जाता था, चिन्ह, उनके चिन्ह की पूजा की जाती थी, मतलब जैसे पैर की पूजा या उनके खड़ाओं की पूजा, या जिस पीपल के पेड़ के महाबोधि वृक्ष कहते हैं उसके नीचे जो वो पूजा मैंने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो उसका डंठल का लोग पूजा करते थे। लेकिन महायान में क्या हुआ? महायान में अब धड़ल्ले से महात्मा बुद्ध के मूर्ति बनाया जाने लगा। और इतिहासकारों का कहना है कि हिंदुस्तान में जो स्कल्पचर, जो मूर्ति कला का उद्भव महायान से ही शुरू होता है। और कनिष्क के लीडरशिप में सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, इन इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जबरदस्त ढंग से किया गया। और आर्ट में भी, स्कल्पचर में भी इसमें बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत में, और जैसे मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक बैक्टीरिया में रहते थे, तो वहां पर क्या हुआ? इंडो ग्रीक, जिसके बारे में हम एक टॉपिक बना चुके हैं, इंडो ग्रीक आर्ट की उत्पत्ति हुई, जिसको कि गांधार आर्ट कहते हैं। मतलब अब महात्मा बुद्ध को ग्रीक स्टाइल में उनकी मूर्ति बनाई जाने लगी, लेकिन जो विषय वस्तु था वो क्या था? बौद्ध धर्म का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो ग्रीक आर्ट। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो दोस्तों, इसके प्रचार प्रसार होने के क्या कारण थे? तो जैसे कि मैंने अपने पहला कारण बताया कि जो वैश्य कम्युनिटी और शूद्र कम्युनिटी, इन दोनों ने बौद्ध धर्म को जबरदस्त रूप से अपनाया। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि बुद्धिज्म में जिस तरह से एनिमल सेक्रीफाइस या ऊंच नीच का जो भाव था ब्राह्मणिकल रिलीजन में, जो कि बौद्ध धर्म में क्या किया था उन्होंने कि हर व्यक्ति समान है। तो इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो अनप्रिविलेज क्लास थे, जैसे खास करके शूद्र या पिजांट्स, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर बिहार में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? कि वहाँ पर ब्राह्मणिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंट्रेंच था, घुसा हुआ था। वहाँ के अधिकांश लोग शाक्त सेक्ट के, माने ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो आप शाक्त देखेंगे तो बाद में वो शाक्त हो गए थे, माने शक्ति के पुजारी, तो वहाँ पर नहीं। लेकिन दक्षिण बिहार में, साउथ ऑफ गंगा, जो कि अभी अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, तो उन इलाकों में बौद्ध धर्म तेजी से फैला। दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर, यूज ऑफ पाली। ये पाली जो लैंग्वेज था वहां का लोकल लैंग्वेज था, बिहार का और पूर्वी यूपी का। तो उन इलाकों में जो महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो लोकल लैंग्वेज में किया, और ये लोगों के जहन में घुसा और लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। चौथा फैक्टर था महात्मा बुद्ध की पर्सनैलिटी। आदि शंकराचार्य से पहले
हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ था? महात्मा बुद्ध। क्यों? कि लॉजिक में उनको कोई हरा नहीं सकता था। वो तर्कशास्त्र से, तर्कों के द्वारा लोगों को कन्विंस करने की क्षमता रखते थे और इसीलिए अधिक से अधिक लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए। और एक और पॉइंट था कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो स्थापना किया, तो उसके बाद में उसका संघ का स्थापना किया। उसमें महिलाओं की भी इंट्रेंस दिया उन्होंने, हालांकि शुरू में उसके पक्ष में नहीं थे, तो और उसका पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो जिसके कारण से बौद्ध धर्म बिहार से और पूर्वी यूपी से निकल करके देश के दूसरे दूसरे हिस्से में फैला। और खास करके जब सम्राट अशोक का पीरियड हुआ तो उन्होंने इस धर्म को श्रीलंका और बहुत सारे सेंट्रल एशिया, बहुत सारे इलाकों में उसको प्रचार प्रसार या फैलाने का काम किया है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जो प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया, वो दिया वैश्य कम्युनिटी ने। ये जो ट्रेडर क्लास जो अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बहुत ताकतवर हो गए थे, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, तो काफ़ी लोग संपन्न हो गए। तो गांव देहात में उनको जो बड़े जो धनी मानी लोग होते थे उनको क्या बोलते थे? गृहपति पाली में, या उसको अभी बोलेंगे गृहपति या गृहपति। तो इनके बड़े बड़े घर हो गए, काफ़ी जमीन के मालिक हो गए। तो ऐसे जो धन का जो कंसंट्रेशन होने लगा, जिसके कारण से वैश्यों ने बहुत तादाद में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को, सन्यासियों को दान दिया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, आपको पता होना चाहिए, ये गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा, आपको पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बाद में बुद्धिस्ट हो गया था। और आपको पता होना चाहिए कि 200 गांव का रिवेन्यू जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अपकीप के लिए, उसके खर्चे के लिए गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं ने दान में दिया था, मैंने ग्रांट्स दिए थे, और जिसके कारण से नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व विख्यात हो पाया। और उसी तरह से विक्रमशिला और बाद में वल्लभी, ये सारे, और तक्षशिला, ये 4-5 यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया के प्रसिद्ध हैं। और जो मैप, जो आपका पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी में रहता है, उसमें मैप को पॉइंट आउट आपको पहले से रहता है, उसमें लिखना पड़ता है कि ये जो लोकेशन है वो किस चीज़ को इंगित करता है, और उसके बाद में आपको 10 से 15 लाइन लिखना पड़ता है। तो हम जो अभी बता रहे हैं वो सम्यक रूप से बता रहे हैं, ताकि आपको एक ही लेक्चर में वो मल्टी डायमेंशनल हो, आप समझ जाएं और आप लिख सकें। तो काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में दान देने से बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ। और बाद में सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क के पेट्रोनेज देने से, बहुत सारे राजवंशों के द्वारा पेट्रोनेज देने से इस धर्म का विकास देश में भी और विदेशों में भी हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि अभी विश्व का 3रे नंबर का धर्म है एज पर एज द पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट आर कंसर्न। और तीसरा जो है, जो हीनयान है, महायान है, और 7वीं-8वीं शताब्दी में एक तीसरा जो इसका सेक्ट है उसको बोलते हैं वज्रयान। ये मैं भूल गया था। अभी जो वज्रयान के, जो आप इसको तांत्रिसिज्म भी कह सकते हैं, जब हिंदुओं में तांत्रिसिज्म का राइज हुआ, जो हमारा जो वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मिडिवल इंडिया, उसमें हमने विस्तार से राइज ऑफ तांत्रिसिज्म के बारे में बताया। अभी जो हिंदुओं में जो तांत्रिसिज्म का जो राइज हुआ, उसका इफेक्ट बुद्धिज्म पर ही पड़ा, और इसमें एक अलग सेक्ट पैदा हुआ जिसको बोलते हैं
वज्रयान, डायमंड व्हीकल। अब ये जो इसके जो फॉलोअर हैं आज की तारीख में कहाँ कहाँ हैं? नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में, माने दलाई लामा जो है अभी यहाँ रह रहे हैं धर्मशाला में, ये भी वज्रयान के ही फॉलोअर हैं, और कुछ सेंट्रल एशिया में। तो और ये वज्रयान का डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि बुद्धिज्म में और जो हिंदुइज्म में अब 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। और जब डिफरेंसेस नहीं रह गए, जब वज्रयान ने भी तांत्रिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो उसके बहुत सारे तांत्रिसिज्म के जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, विशेषताएं हैं, जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, कर्मकांड, आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यह जब वज्रयान वालों ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुओं में और बुद्धिस्टों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। और ये सबसे बड़ा फैक्टर था डिक्लाइन ऑफ, जिसके बारे में हम अभी बताना चाह रहे थे, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का पहला जो कारण था वो था एंट्रेंस ऑफ तांत्रिसिज्म इनटू बुद्धिज्म, और वो दैट रिजल्टेड इनटू ए न्यू सेक्ट कॉल्ड वज्रयान। अब पहला तो फैक्टर था। दूसरा आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी बुद्धिस्ट सेंटर थे, खास करके जो उनके मोनास्ट्रीज थे, इनमें आकूत धन भर गया था, और जिसके कारण से जो मुसलमान लोगों का जो आक्रमण होने लगा वो उसी पर वो अटैक करते थे, और जिसके कारण से बहुत सारे जो भिक्षु थे वो तो मारे गए, और बहुत सारे जो बच गए वो नेपाल या तिब्बत भाग गए। दूसरा फैक्टर था मुसलमानों का आक्रमण और मोनास्ट्रीज। तीसरा फैक्टर क्या था? तो बाद के वर्षों में बुद्धिस्ट जो प्रिंसिपल्स थे उसमें भी धीरे धीरे उसमें लूजनेस आता गया। ये जैसे कि उसमें महिलाओं की भी एंट्री थी, पुरुषों की भी थी, और चूंकि आकूत धन उनके पास में आ गया था, तो उसके कारण से जो मोनास्ट्रीज है वो करप्शन का अड्डा हो गया। तो करप्शन इनटू मोनास्ट्रीज। चौथा फैक्टर क्या था? आप जैसे कि आप शशांक, जो बंगाल में जिसको कि गौड़ा किंग कहते हैं, वो हर्षवर्धन का समकालीन था। जैसे कि आपको हम कभी हर्षवर्धन के बारे में हम एक लेक्चर देंगे, तो उसमें हर्षवर्धन ने शशांक को हराया भी था। लेकिन शशांक ने क्या किया, वो एक कट्टर हिंदूवादी था, और उसने चुन चुन करके जितने भी बुद्धिस्ट थे उसको मारना शुरू कर दिया, और बोध गया में आकर के जो बौद्धि ट्री जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसको भी उसने काट दिया। तो ये जो उसका जो आक्रमण था वो खास करके पूर्वी भारत में, जो जिसको बोलते हैं शशांक, अटैक ऑफ शशांक गौड़ा ऑन मोनास्ट्रीज। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि मौर्यों के पतन के बाद में सुंग डायनेस्टी की स्थापना हुई, ये, और उसके बाद में कण्व डायनेस्टी की स्थापना हुई, डेक्कान में सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना हुई। ये तीनों डायनेस्टी जो था वो क्या था? ब्राह्मणिकल ऑर्डर का सबसे बड़ा समर्थक। तो इनके पीरियड में हम देखते हैं कि बुद्धिस्टों का धीरे धीरे पतन होता गया। दूसरी बात कि जिस तरह से टाउन का डिक्लाइन और इंडो रोमन ट्रेड खत्म होने से, हिंदुस्तान में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद बढ़ने से, छोटे छोटे राज्यों में तब्दील होने से, और बाद में आपने देखा कि राजपूतों का उदय होगा, तो ये सारे राजपूत राजा जो थे, जिसको ब्राह्मणिकल और बाद में हिंदू धर्म कहेंगे, उसके सबसे कट्टर समर्थक थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो पैट्रोनेज था जो राजा महाराजाओं का बुद्धिस्टों के प्रति, वो धीरे धीरे पैट्रोनेज समाप्त हो गया, और
अधिकांश राजा महाराजा जो है वो हिंदू या वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के समर्थक थे। तो जब पेट्रोनेज नहीं मिला तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म समाप्त होने के कगार पर हो गया और इसका परिणाम आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से वो खत्म हो गया। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कुछ लोगों ने पुनः बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसकी तादाद बहुत कम है, जिसको कि बोलते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में आपको डिक्लाइन के बारे में बताया और अब हम एक इम्पॉर्टेंट जो लास्ट का जो हमारा जो पार्ट है वो क्या है, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। 5 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला सबसे इम्पैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने से सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ वो हुआ गंगेटिक बेसिन में एग्रीकल्चर की या कृषि की महत्ता, और जो बलि प्रदान की जो व्यवस्था थी, कैटल स्लॉटरिंग की जो व्यवस्था थी ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, वो खत्म हो गया। गाय को, भैंस को या दूसरे कैटल को जो बलि दिया जाता था ब्राह्मणिकल ऑर्डर में, वो खत्म हो गया और उसके बदले में जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से उत्तर भारत में इस्टेब्लिश हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि शहरों की उत्पत्ति हुई, महाजनपद का उदय हुआ, ये हम बता चुके हैं। और एक और जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो मैंने आर्ट के बारे में आपको बता ही दिया है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की उत्पत्ति हुई और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक और जो इसका जो इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिज्म में जो मान लीजिए खास करके जो डेटर्स थे, मतलब जो बैंकक्रप्ट हो गए थे या जो स्लेव्स थे या जो सोल्जर्स थे, उनको संघ में आने से पूरी तरह से मनाही किया हुआ था कि ये लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बैंकक्रप्ट हो जाता और वो बौद्ध धर्म अपना लेता तो जिसने पैसा दिया था उसका तो भारी नुकसान होता। तो इससे क्या हुआ कि समाज में जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार होने से बाद के वर्षों में हिंदुस्तान का जो कल्चर, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, सेंट्रल एशिया में हुआ, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, इन इलाकों में हुआ। और हिंदुस्तान, उसके साथ ही हिंदुस्तान की जो कल्चर थे वो उसका प्रचार प्रसार इन इलाकों में ग्रेटर इंडिया जिसको बोलते हैं वहाँ हुआ, जिसके बारे में हम अलग से चैप्टर में आपको बताएंगे। एक बुद्धिज्म का जो राइज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हिंदुस्तानी समाज में वो क्या था? लॉजिक। बुद्धिज्म में लोगों को समझाया कि किसी भी चीज को आप ग्रांटेड नहीं लीजिए, बल्कि देखिए कि क्या उसमें मेरिट है या डिमेरिट है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करिए। ये जो लॉजिकल जो रीजनिंग है उसका बढ़ावा हिंदुस्तान में बुद्धिज्म से हुआ। और इसके अलावा बुद्धिज्म के और जैनिज्म के राइज होने से जो लिटरेरी एक्टिविटीज है, जो साहित्यिक कृति हैं, जैसे बुद्धिज्म में विनय पिटक, धम्म पिटक और अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये 3 महत्वपूर्ण जो पिटक हैं, कोड हैं, जो बुद्धिज्म के आधार हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों ग्रंथों की रचना इस धर्म के अंदर में साहित्यिक रचना हुई, जो हिंदुस्तान के कल्चर को बढ़ावा देने में सहायक हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धिज्म ने और जैनिज्म के बारे में हम अलग से एक दिन इस क्लास लेंगे, लेक्चर देंगे। राइज का सबसे इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ बेटर कंडीशंस among Shudras and women या वुमेन। महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति इस काल में बुद्धिज्म के राइज होने से इस काल में बेहतर हुआ, क्योंकि अब जिस प्रकार से ब्राह्मणिकल ऑर्डर में उन्हें अनेक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव से गुजरना होता था, बुद्धिज्म ने क्या किया? एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किया।
समता मूलक समाज की स्थापना किया, जहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है। और इसी कारण से आपने देखा 1955 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है, जब उन्होंने खुद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसके साथ में उनके बहुत सारे लोगों को उन्होंने उत्साहित किया, और किसको न्यू बुद्धिस्ट कहते हैं। तो बुद्धिज्म का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो क्या है? टू इस्टैब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी, टू समतामूलक समाज की स्थापना करना है। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को और शूद्रों को हुआ। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं कि वो ऑनलाइन क्लास को जुड़े। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसी में पैसा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आप अधिकांश दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।